Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of class 11th. Today we are starting chapter number 2 of class 11 psychology. The name of the chapter is methods of enquiry in psychology. आज ये चैप्टर हम बिगिन करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को ओवरव्यू करने से पहले मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर के बारे में आपको बताते चलूं कि ये जो चैप्टर है इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिसर्च. रिसर्च हम किसी भी सब्जेक्ट में करते हैं. जब उस सब्जेक्ट में हम फर्दर आगे डिटेल में स्टडीज करते हैं तो उसमें हमें रिसर्च करनी ही होती है. जब स्पेशलाइजेशन करते हैं तो रिसर्च करनी ही होती है. तो रिसर्च के जो भी ग्राउंड्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं, वो यहाँ आज आपको पढ़ने को मिलेंगे. तो उसको साइकोलॉजी से ज्यादा हम रिसर्च से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे कि किस तरह से रिसर्च इन जनरल भी की जाती है, भले ही वो हम साइकोलॉजी में करें या कहीं और करें. तो ये तो हो गया एक छोटी सी बात जो मुझे आपको चैप्टर के बारे में बतानी थी. उसके अलावा ये जो नोट्स की हेल्प से हम पढ़ रहे हैं और जो सीरीज चल रही है जिसमें चैप्टर 1 में आप ऑलरेडी जो है सारे वीडियोस देख कर आ रहे हैं, और ये जो नोट्स है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. तो वहां जरूर विजिट कीजिएगा आफ्टर द वीडियो. पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि हम पूरे चैप्टर को नोट्स की हेल्प से पढ़ेंगे. तो पॉइंटर वाइज हम यहाँ पे मेन मेन हेडिंग्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे और डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ प्लेंटी एग्जांपल्स वो तो मैं आपको दूंगी ही जैसे हर वीडियो में देती आ रही हूँ. ऑलराइट, तो चलिए चैप्टर का क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं. चैप्टर का नेम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी. मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि जो चैप्टर है वो रिसर्च के बारे में है, लेकिन फिर भी ये हैवी लोडेड टर्म जिसे हम रिसर्च कहते हैं, एक्चुअली में ये हैवी लोडेड इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वाकई में ये बहुत बड़ी टर्म है. और क्योंकि आपको तो इससे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है इसीलिए चैप्टर का नेम भी बहुत लाइट वेटेड रखा गया है. और चैप्टर का नेम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी. साइकोलॉजी में जब हम कुछ भी इंक्वायरी करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं, कुछ भी प्रोसेस डिटेलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो कौन से मेथड्स होते हैं जिन्हें हम अप्लाई करते हैं. लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं होगी कि कौन कौन से सिर्फ मेथड्स हैं, उसके आसपास बहुत सारी चीजें आएंगी. क्योंकि जब हम किसी मेथड को अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी. जैसे अभी मैं कुछ टर्म्स का नाम लेने वाली हूँ जो आपने शायद ना सुनी हो, ना पढ़ी हो पहले, जैसे कि वेरिएबल्स, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी. तो वो सारी चीजें जो भी टर्मिनोलॉजी चैप्टर में आएगी वो हम इस चैप्टर में साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे. इसके अलावा जैसे कि आप पहली हेडिंग देख सकते हैं जहां से आज हमारा चैप्टर बिगिन होगा, और यही एकमात्र टॉपिक है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो है गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे. देखिए साइकोलॉजिकल इंक्वायरी अगेन मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ, यहाँ पे रिसर्च वर्ड अभी यूज नहीं किया गया है. धीरे धीरे जब वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे तब रिसर्च वर्ड भी यूज में आएगा. तो गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्यों यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी या रिसर्च करते क्यों हैं, जरूरत क्यों पड़ती है हमें, तो ये भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा. और एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को समझेंगे. तो चलिए अब हम ऑफिशियली क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 2 को बिगिन कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट यानी जो टॉपिक है आज का मेन वो रहेगा साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का गोल्स क्या होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम क्यों करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है डिस्क्रिप्शन. आपकी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हुए ये नोट्स बनाए गए हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी नोट्स में मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन. इन अ साइकोलॉजिकल स्टडी वी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर और फिनोमिना एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल. हम जब भी कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं या इंक्वायरी करते हैं, मैं भी इंक्वायरी वर्ड ही ज्यादा यूज करना चाहूंगी क्योंकि अभी आप फेमिलियर नहीं हैं, तो उसका पहला गोल ये होता है कि हमें प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना होता है. डिस्क्राइब का मतलब हो गया कि जो भी किसी ह्यूमन के बिहेवियर पर हम वर्क कर रहे हैं. देखिए साइकोलॉजी में जो हमारी रिसर्च होती है ना, वहाँ हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन होता है, उसका नेचर होता है, हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं. जो कुछ भी चैप्टर 1 में आप पढ़कर आए थे ना, उन चीजों को रिलेट करते हुए समझिएगा कि डिस्क्रिप्शन का मीनिंग हो गया टू डिस्क्राइब समथिंग. तो पहला गोल हमारा ये होता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बिहेवियर. जो ह्यूमन बिहेवियर में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्यों है, और आखिर क्या चीजें हैं जो हमें ट्रबल करती हैं, ये जानने के लिए ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि हम प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करें, उस बिहेवियर को इलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें कि जो है वो क्यों है. ओके, ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन का प्रोसेस होता है, दिस हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम अदर बिहेवियर. अगर कोई पर्सन जो है वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, उसका बिहेवियर हमें बहुत डिफरेंट लग रहा है, तो क्या डिफरेंट लग रहा है, क्यों डिफरेंट लग रहा है, ये हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है. जैसे कि कोई भी रिसर्चर मान लीजिए किसी की स्टडी हैबिट्स को, स्टूडेंट्स की स्टडी हैबिट्स को कर रहा है, तो उसे बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ बिहेवियर देखने को मिलेंगे. तो उसको ये पता चलेगा अच्छा कोई बच्चा जो है वो टाइम टेबल से पढ़ता है, कोई बच्चा है जो रैंडम पढ़ाई करता है, किसी ने आवर्स डिसाइड किए हुए हैं,
तो जो डाइवर्सिटी हमें बिहेवियर में देखने को मिलेगी वो फाइंड आउट होगी विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर. पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हमें पूरे बिहेवियर की डिटेल्ड रिकॉर्डिंग भी चाहिए होती है. तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का पहला गोल है कि जो प्रॉब्लम है वो डिटेल्ड डिस्क्राइब हो हमारे आगे. और जब हम ये गोल एक्वायर कर लेते हैं, यानी जब हम ये किसी भी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर पाते हैं, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को, यानी कि जिस पर भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, जब उसे डिस्क्राइब कर पाते हैं तब हम उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना शुरू करते हैं. मैं इस पूरे गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में एक चीज आपके साथ लेकर चलूंगी जिसके बाद जिसको मैं कहूंगी कि एग्जाम्पल की तरह से हम हर पॉइंट पर रिलेट करेंगे. मान लीजिए सिंपल सिचुएशन लेते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आप उस पर्सन से ये कहेंगे कि मुझे वो पूरी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करो, बताओ, या आप जानने की कोशिश करेंगे. आपकी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का पहला स्टेप या गोल यही होगा कि आप उसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगे. उसके बाद साइंटिफिक इंक्वायरी का जो दूसरा गोल होता है वो होता है प्रिडिक्शन. कुछ प्रिडिक्ट करना, जानने की कोशिश करना, अनुमान लगाना. पर हम एक्यूरेसी से कंफर्मेशन नहीं करते. हम ये नहीं कहते कि नहीं ऐसा ही है, हम ये कहते हैं ऐसा भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है. तो ये सिचुएशन जो होती है वो प्रिडिक्शन कहलाती है. तो हम ये समझ पाते हैं जब हम किसी बिहेवियर को डिस्क्राइब कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि उस बिहेवियर में या उसके आसपास के जो फिनोमेना में जो भी कंडीशंस हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, और उसी बेसिस पर हम कोई प्रिडिक्शन दे पाते हैं. जैसे कि अब जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, उस एग्जाम्पल में क्या है, बेसिस ऑफ स्टडी की अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम और अचीवमेंट के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप निकल के आ रहा है. ये उसने फाइंड आउट किया, उसने देखा कि हाँ जो बच्चे टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका जो अचीवमेंट है वो हाई है. भाई जो ज्यादा टाइम दे रहा है, जो ज्यादा टाइम पढ़ाई को दे रहा है उसका अचीवमेंट हाई है. ओके, जो कम टाइम दे रहा है उसका अचीवमेंट लो है. तो ये हम कैसे हमने अनुमान लगाया, अनुमान ही लगाएंगे अभी हम. ये हमारा जो सेकंड गोल हो गया, गेस करना, प्रिडिक्ट करना कि जो प्रॉब्लम है उसमें हम ये देख पा रहे हैं. अब आता है एक्सप्लेनेशन. ये होता है थर्ड गोल, जिसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं द कैजुअल फैक्टर और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर. व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, ये हम फाइंड आउट करते हैं एक्सप्लेनेशन में. डिटेल में इलेबोरेट कर देते हैं. इलेबोरेशन ऑफ द सिचुएशन, इलेबोरेशन ऑफ द सिचुएशन, नॉट द प्रॉब्लम. इलेबोरेशन ऑफ द सिचुएशन, इसमें फर्क क्या है कि हमने प्रॉब्लम को इलेबोरेट किया, सिचुएशन को इलेबोरेट किया. सिचुएशन इज मोर लाइक द सोल्यूशन, एक हाइपोथेटिकल सोल्यूशन. अभी कंफर्म तो कुछ है नहीं, तो हाइपोथेटिकल सोल्यूशन है जिसको हम इलेबोरेट करना शुरू करते हैं तो मतलब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं. जैसे कि व्हाट मेक्स सम चिल्ड्रन मोर अटेंटिव इन द क्लास, ये सब कुछ हम इस पे डिटेल में जा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं. मैंने आपके साथ में एक एग्जांपल और लिया था इस एग्जांपल के अलावा, कि आप अपने फ्रेंड की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सबसे पहले उससे डिस्क्रिप्शन लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रिडिक्ट करते हैं कि कहीं इस वजह से तो नहीं हुआ, कहीं ये ऐसा तो नहीं हुआ. ये फाइंड आउट करते हैं आप डिस्क्राइब करके. उसके बाद डिटेल में और जाने की कोशिश करते हैं जिसे आप एक्सप्लेनेशन का नाम देते हैं. फिर आता है कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब होता है कि हम क्या ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों हो रहा है, या वो जो प्रॉब्लम हम अपने फ्रेंड की सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या चीजें हम ऐसी कर सकते हैं जिससे कि हम इसको मॉडिफाई कर सकें, एनहांस कर सकें. मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, रिड्यूसिंग इट और एनहांसिंग इट. हम इसके अंदर यही तीन चीजें करते हैं कि या तो हम उसको किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को होने देते हैं, या रिड्यूस करते हैं, या फिर एनहांस कर देते हैं. तो ये हो गया हमारा कंट्रोल. कंट्रोल मतलब अब हमारे हाथ में क्या है, वो हो गया कंट्रोल रिसर्च के अंदर. अब बात करते हैं एप्लीकेशन की. जो भी हमने क्रिएट किया, जो भी हाइपोथेसिस हमने क्रिएट की, तो हमारा फाइनल गोल होता है टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीपल. जब भी हम कोई साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते हैं तो उसका फाइनल गोल ये होता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसका यूज हो. सिंपल यही चीज होती है कि जो भी जिस रिजल्ट पर भी आप पहुंचे हैं, क्या वो लोगों के लिए यूजफुल है. साइकोलॉजी में स्पेशली बात कर रहे हैं, अदरवाइज भी किसी भी सब्जेक्ट में जब आप रिसर्च करते हैं तो जिस रिजल्ट पे पहुंचते हैं, क्या उस रिसर्च का उसको वेरियस सेटिंग्स में आप यूज कर पा रहे हैं. तो जब आप ऐसा करते हैं, ये करना ही होता है, ये हम कहलाता है उसका एप्लीकेशन, मतलब यूज करना. ओके, बात आती है कि साइंटिफिक रिसर्च होती क्या है. अभी हमने बात करी कि
गोल्स क्या होते हैं, क्यों हम करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है, ये सब होता है कि किसी भी सिचुएशन में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं जिन्हें हम एक तरीके से लेके चलना होता है। साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है, आइए समझते हैं। A good scientist practices objectivity to avoid error and personal biases that may lead to falsified research। कई बार क्या होता है जब हम रिसर्च कर रहे हैं और अगर हम फैक्ट्स के बेसिस पे बात ना करके सिर्फ अपने मन से अजम्पशंस लगाने शुरू कर दें, मुझे ऐसा लग रहा है यही होना चाहिए, तो वो जो रिसर्च है, जो उसका रिजल्ट लास्ट में निकल कर आएगा, वो उस रिसर्च का रिजल्ट नहीं होगा, वो आपके मन की बात होगी। मतलब जो आपने सोचा, जो आपने चाहा, वो आप उस सिचुएशन में लगाते गए, तो वो साइंटिफिक तो हुई ही नहीं। पहली बात तो वो साइंटिफिक रिसर्च ही नहीं हुई, वो तो एक जनरल प्रिडिक्शन हो गया। ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन उठता है ऑब्जेक्टिविटी क्या है, जैसे अभी हम यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन करेंगे आपको कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी को अप्लाई करने की वजह से, प्रैक्टिस करने की वजह से एरर्स कम होती है, पर्सनल बायसेस कम होती हैं, जिसकी हेल्प से फॉल्सिफाइड रिसर्च नहीं बनती। जो फॉल्सिफाइड रिसर्च मतलब एक वो रिसर्च जो साइंटिफिक नहीं है। द एंटायर साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस फ्रॉम डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन टू ड्राइंग कंक्लूजन, सिचुएशन को डिसाइड करने से लेकर कंक्लूजन तक पहुंचने तक जो भी रिक्वायरमेंट होती है साइंटिफिक रिसर्च में, उसमें क्रिटिकली थिंक किया जाता है और क्रिटिकली एंड अप्रोच इश्यूज इन एन ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमेटिक वे। मैंने आपको पहले चैप्टर 1 में भी ये बात बताई थी कि कोई भी चीज जब साइंटिफिक होती है, असेसमेंट साइंटिफिक हो, रिसर्च साइंटिफिक हो, वो चलती है एक स्टेप बाय स्टेप, उसके सर्टेन प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उसी स्टेप में वो चलती है। अदरवाइज अगर हम स्टेप वाइज नहीं चल रहे हैं तो वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। ऑल राइट, साइंटिफिक रिसर्च कैन लीड टू द कंफर्मेशन और री इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी और टू बी डेवलपमेंट। ये चीज यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है वो एक कंफर्मेशन, एक सॉलिड रिजल्ट हमारे सामने लेकर आती है। अभी हमने ऑब्जेक्टिविटी टर्म की बात की थी, इसे समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है टू द पॉइंट। ऐसा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिविजुअल्स के बीच में सब्जेक्टिविटी नहीं होने देता। तो अब सब्जेक्टिविटी क्या है, बात यह कि अभी हम ऑब्जेक्टिविटी नहीं समझ पाए थे, सब्जेक्टिविटी भी हमारे सामने आ गया। तो ये दोनों टर्म जो है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, पहली बात तो एक दूसरे की ऑपोजिट है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक दूसरे के, ये दोनों ऑपोजिट हैं। ऑलराइट, तो मैं सब्जेक्टिव आपको समझाती हूँ, ऑब्जेक्टिव आपके समझ में आ जाएगा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। हम जब कोई बात एक्सप्लेन करना चाहें तो वो सब्जेक्टिव हो जाए, मतलब उसके बारे में कितना भी बताया जा सके और हर पर्सन जब बताए तो बात बहुत अलग हो। इसी चैप्टर को अगर कोई और एक्सप्लेन करेगा तो कुछ और एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं, कुछ और कंटेंट में चेंजेस लाके कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्टिविटी होगी, मतलब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जिस चीज का जो आंसर आना चाहिए वही टू द पॉइंट बात। जैसे कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं, आप एमसीक्यूज को कहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप कहते हैं तो, क्योंकि पहले बहुत बच्चे जो है वो उनको एमसीक्यूज ना बोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अगर इसके 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, तो अब उसका जो भी ऑप्शन है, पूरा क्लास जब सी ऑप्शन लगा रहा है तभी आंसर करेक्ट है, यानी कि बाकी के 3 गलत हैं। अगर इसकी आंसर की हम एसएसटी के टीचर को दे दें, सोशल साइंस, चलो सोशल साइंस एग्जाम्पल लेते हैं, मैथ्स के टीचर को दे दें, तो भी वो आंसर सी पर ही 1 मार्क देंगे। राइट, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, जो चीज है वो एज इट इज है, उसे बदला नहीं जा सकता, तब हम कहते हैं कि वहां पे ऑब्जेक्टिविटी है। तो साइंटिफिक रिसर्च में जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ये ना हो कि जब ये थ्योरी उठ के किसी और पर्सन पे अप्लाई होने जाए तो वहां लगे कि नहीं यार, इसके हिसाब से तो बात बदल दी जानी चाहिए। बात ही बदल दी तो फिर बात की बात ही क्या है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होती है किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में, उसकी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो ऑब्जेक्टिव होती है, और अब ऑब्जेक्टिव होने की वजह से ही वो सिस्टमेटिक प्रोसीजर में चल पाती है। क्योंकि जब हमें चीजें कंफर्म होंगी ना तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो डिस्कार्ड कर देंगे। तो इट इज एज सिंपल एज इट इज। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब आपने यहाँ पे समझ लिया। आते हैं साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करने में वो कौन से स्टेप्स हैं जो हम यूज करते हैं। अभी जो हमने गोल्स पढ़े थे ना, उन्हें पढ़ते वक्त कई बार बच्चों को ये लगता है कि वो गोल्स हैं और ये स्टेप्स हैं, तो फर्क क्या है। गोल्स और स्टेप्स में फर्क ये है, आपको सिमिलैरिटी भी लगेगी अभी, क्योंकि स्टेप्स जो आएंगे वो काफी सिमिलर होंगे समझने में। तो पॉइंट ये है कि गोल्स का मतलब ये होता है कि हम साइंटिफिक रिसर्च करते क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो करना क्या चाहती है। साइंटिफिक रिसर्च सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना चाहती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचती है, प्रिडिक्शन पे पहुंचती है, एक्सप्लेनेशन पे पहुंचती है।
इस तरीके से फाइनली एप्लीकेशन पे पहुंचती है। तो उसका गोल है हर उस स्टेप को फॉलो करते हुए चलना, ये साइंटिफिक रिसर्च का गोल है, राइट। लेकिन जब हम स्टेप की बात करते हैं तो स्टेप्स में यहाँ पे 4 स्टेप आते हैं। सबसे पहले कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम, यही काम गोल में भी होता है, लेकिन हम स्टेप्स में समझते हैं कि इस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले टॉपिक स्टडी करते हैं कि किस चीज पर हम करने जा रहे हैं, क्या हम करने जा रहे हैं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करने में। अब रिसर्च वर्ड आपके सामने आ चुका है और हम ऑफिशियली से समझेंगे। और क्या स्टेप्स हम यूज करेंगे? पहला, एक प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज करेंगे। कंसेप्चुलाइज मतलब एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं, किस पर हम वर्क करना चाहते हैं। उसके लिए हम एक टॉपिक स्टडी के लिए सेलेक्ट करेंगे। कलेक्टिंग डेटा, उसके बारे में डिफरेंट डेटा कलेक्ट करेंगे। रिसर्च कोई एक दिन का काम नहीं है, रिसर्च एक बड़ा प्रोसेस होता है। तो साइंटिफिक रिसर्च की जब मैं बात करूं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके बारे में डेटा गैदर करते हैं। मैं भी एग्जाम्पल से चारों चीजें आपको एक एग्जाम्पल में ऐड करके समझाऊंगी। फिर है उसके बारे में कंक्लूजन निकालना यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। जब साइंटिफिक है इसलिए हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी यूज करते हैं, स्टैट्स का यूज करते हैं। उसके बाद जो रिसर्च का कंक्लूजन आया निकल के उसे रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो रिलेटेबल है, मतलब जो चीजें हैं वो सेटिस्फाइंग है कि नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं, जो भी हमने शुरू में हाइपोथेसिस बनाई होती है, हाइपोथेसिस वर्ड भी आएगा अभी समझाऊंगी, उसको हम चेक करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने सोचा कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ, राइट, कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है तो मैं क्या करूँ। आपने उसके बहुत सारे वेज सोचे, आपने शायद गूगल पे जाके कहीं पे नोट सर्च करे आपने, फिर आपके माइंड में आया कि मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ। आपने क्या किया, आपने इस प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज किया कि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे यूट्यूब से पढ़ना है, ऑल राइट। और आपने अपना टॉपिक तो आपके माइंड में क्लियर है कि आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे और डेटा कलेक्ट किया। तो डेटा कलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये एक साइंटिफिक रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं है, मैं एक जनरल एग्जाम्पल में आपको स्टेप्स को यूज करना समझा रही हूँ, ओके। आपने यूट्यूब में जब आपने जाके देखा कि ये भी चैनल मेरे काम का है, ये भी आपने 3-4 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कि मुझे इनसे डेटा मिल जाएगा, यहाँ पे आप डेटा कलेक्शन का एक वर्क कर रहे हैं। इसके बाद आपने कंक्लूजन निकाला कि आप 4 जगह से तो नहीं पढ़ सकते, बार बार पढ़ेंगे, जगह जगह से पढ़ेंगे तो माइंड में मिक्स हो जाएगा। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कौन सा चैनल से पढ़ने वाला हूँ, किस किस टाइम पे कर क्या करने वाला हूँ, आपने अपने डिसीजंस ले लिए। अब आपने जब उनके नोट्स बनाए तो आपने रियलाइज किया कि हाँ ये चीजें जो हैं वो मुझे अब समझ में आ रही हैं। एक कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे तो आप पहुंचेंगे, हो सकता है आपको ना समझ में आए, लास्ट में आप एंड अप कर दें नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप रिवाइज करेंगे, फिर रिवीजन पे आ जाएंगे, मतलब आपने वो चैनल डिस्कार्ड कर दिया, किसी और पे पढ़ने लगे। तो ये भी आप करेंगे, तो रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, तो इस तरीके से साइकिल चलती है। एक जनरल रिसर्च का एग्जांपल दिया मैंने, तो छोटा सा काम है जो हम करेंगे तो ये बहुत जल्दी क्विकली हमारा शायद विद इन अ डे भी हो जाए। लेकिन जब हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो ये सारे ही टर्मिनोलॉजीज बड़े बड़े लेवल पर आ जाती हैं। तो क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च होती क्या है, ये इट अटेम्प्ट्स टू स्टडी पर्टिकुलर इवेंट और फिनोमिना इन एन ऑब्जेक्टिव वर्ड में आपको समझा चुकी हूँ, सिस्टमेटिक एंड टेस्टेबल मैनर। ऐसे मैनर में हम इसको काम को करते हैं कि चीजें ऑब्जेक्टिव हो, सिस्टमेटिक हो, तभी वो साइंटिफिक होगी, वरना वो साइंटिफिक नहीं होगी। अभी भी हमने बात करी थी ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, refers to the fact that if two or more person independently study a particular event, both of them to a great extent should arrive at the same conclusion। 2 मार्कर में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, व्हाट इज सब्जेक्टिविटी, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आता है। तो ध्यान रखिएगा, इस नोट्स में से आप ये पूरी ये लाइन लर्न कर सकते हैं, एग्जाम्पल अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आते हैं कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम, जो कि स्टेप नंबर 1 है, पहला स्टेप है ये रिसर्च का। पहले स्टेप में हम क्या क्या करेंगे समझिएगा। द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बिगिंस व्हेन अ रिसर्चर सेलेक्ट्स अ थीम। पहले थीम सेलेक्ट कर ली, उसके बाद दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ पास्ट रिसर्च। पहले अगर आपने कभी पहले कोई पास्ट रिसर्च या पर्सनल एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसके बेसिस पर आप ये काम करेंगे कि प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज करने में। डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम इन साइकोलॉजिकल रिसर्च कुड बी रिलेट टू द फॉलोइंग थिंग्स। कई तरीके से डाइवर्स रेंज हो सकती है प्रॉब्लम की जिस पर हम वर्क कर सकते हैं, जैसे कि अपना खुद के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, अदर दूसरे इंडिविजुअल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, ग्रुप इन्फ्लुएंस को स्टडी करना, ग्रुप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड सो ऑन। कई सारे हमारे पास पॉइंट हो सकते हैं स्टडी करने के लिए। तो क्योंकि हम कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम इन साइकोलॉजी समझ रहे हैं कि जब हम रिसर्च साइकोलॉजी में करते हैं, इसीलिए हमने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये हमने इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं
क्योंकि साइकोलॉजी में हम बिहेवियर की ही स्टडी करते हैं, तो किसका हो सकता है, खुद का हो सकता है, किसी और इंडिविजुअल का हो सकता है, ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ रहा है किसी इंडिविजुअल पर उसका हो सकता है, या ग्रुप का अपना प्रभाव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कैसे बिहेव कर रहा है पर्सन। अब जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई हमें करना क्या है, हमने फाइनल डिसीजन ले लिया कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हैं, तब हम क्या करते हैं, एक टेंटेटिव आंसर डेवलप करते हैं जिससे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। हाइपोथेसिस भी 1 to 2 मार्कर में पूछ ली जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ नोट्स में आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे, सारे आंसर्स मिलेंगे। तो हाइपोथेसिस होती है एक अजम्पशन जिसके बारे में हमें शुरुआत में नहीं पता कि वो सही है या गलत है। उसी अजम्पशन को टेस्ट करते हुए हम रिसर्च में आगे बढ़ते हैं और एंड में हमें पता चलता है कि हमारी रिसर्च, हमारी हाइपोथेसिस सही थी या गलत थी। ठीक है, इतना काम हम करते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, पढ़ लीजिए मेरे साथ, मैं क्विकली से रीड कर देती हूँ, मैंने वैसे समझा तो दिया ही आपको हाइपोथेसिस क्या होती है। द हाइपोथेसिस इज अ कंसाइज क्लियर स्टेटमेंट कंटेनिंग द मेन आइडिया और पर्पस ऑफ योर साइंटिफिक रिसर्च। किस बारे में हम कर रहे हैं उसका मेन पर्पस आइडिया इसमें होता है। इट शुड बी टेस्टेबल, falsifiable, meaning there must be a way to test the hypothesis. It can either be supported or rejected based on examining data. ये आगे का प्रोसेस है। तो ये हाइपोथेसिस को क्वेश्चन का आंसर के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। मोटी बात यही है कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो आगे चल के बदल भी सकता है, हमारा अजम्पशन होता है और हम उसे अज्यूम करते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब आता है सेकंड स्टेप, कलेक्टिंग डेटा। डेटा कैसे कलेक्ट करें भाई, डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो दूसरा स्टेप है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इट रिक्वायर्स डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन। हम भाई डेटा लाएंगे तब तो उसके बारे में आगे कुछ बात हो पाएगी, इसलिए जरूरी होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, कि जो भी हम ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम डिसीजन लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी द रिसर्चर हैज टू डिसाइड हु वुड बी द पार्टिसिपेंट इन द स्टडी। जैसे कि हम मान लीजिए ग्रुप बिहेवियर पर स्टडी करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, तो कौन होगा हमारा पार्टिसिपेंट, ग्रुप के लोग। ओके। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, हम ग्रुप के ऊपर कौन कौन से मेथड अप्लाई कर पाएंगे, क्या हम ग्रुप के ऊपर केस स्टडी करेंगे, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे डिफरेंट मेथड्स, तो क्या करेंगे हम, क्या हम इंटरव्यू लेंगे, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, हम करेंगे क्या, जो भी हम करेंगे वो हमारे मेथड्स हो गए। इनको भी हमें डेटा कलेक्शन में ध्यान देना होता है, मतलब डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में ये आते हैं। आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं मतलब आप ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि आप किसके ऊपर स्टडी करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, कौन से मेथड लगाएंगे, क्या टूल्स यूज करेंगे, क्या आप फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे, क्या आप कैमरे से रिकॉर्डिंग करेंगे, क्या आप क्वेश्चन आयर देंगे, रिटन में लेंगे, वर्बल टेस्ट क्या करेंगे, वो सब कुछ टूल्स में आ जाता है। ठीक। उसके बाद डेटा कलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे, क्या आप इंडिविजुअल करना चाहेंगे ग्रुप में, या ग्रुप में डायरेक्टली करना चाहेंगे, तो वो मेथड्स, किस तरीके से आप उस डेटा कलेक्शन का प्रोसेस करेंगे, कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे आप, ये भी इसका एक पार्ट हो गया। आते हैं ड्राइंग कंक्लूजन पर। कंक्लूजन हमें ड्रॉ करने हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज डेटा थ्रू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। यहाँ पर हमारे जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो हो सकता है हमें कुछ स्टैट्स अप्लाई करनी पड़ जाए। स्टैट्स मतलब बेसिक कैलकुलेशंस या जो भी रिक्वायरमेंट है, बेसिक जरूरी नहीं है, कितने भी लेवल पर जा सकती है, हमारी रिसर्च पर डिपेंड करेगा। ये कैसे अचीव किया जाता है, कोई हमने ग्राफ बनाया, स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करे, कोरिलेशन निकाले, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं जिन्हें धीरे धीरे आप आगे पढ़ेंगे। एकदम से अपने माइंड पे ओवरलोड मत लीजिएगा कि कौन सी स्टैट्स की बात हो रही है, क्या कर रहे हैं। अच्छा, अगर स्टैट्स की बात हो रही है तो ये एक बेसिक वर्ड आपने सुना होगा, मीन, मीडियन। मैं बहुत लाइट वेटेड बात कर रही हूँ जानबूझकर आपसे, जिससे कि आपको ये ना लगे कि कौन सी ऐसी स्टेट्स है जो अप्लाई हो जाती है। अभी तो आप रिसर्च भी नहीं करने जा रहे हैं, अभी तो आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। जैसे आपने मीन मीडियन मोड के बारे में सुना है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि स्टेट्स में हम एक्चुअली किन तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इस एनालिसिस का पर्पस क्या है कि हम जब हम यूज़ करेंगे ड्राइंग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो डेटा यूज़ कर रहे थे, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया था उसको हम यूज़ कर रहे थे, कि क्या वो सही चीजें हैं जो हमने करना चाह रहे हैं, वो हमें हमारे रिजल्ट तक लेके भी जा रही हैं या नहीं। अब हम अपने रिसर्च कंक्लूजन को रिवाइज करेंगे। ये 4th स्टेप है जो साइकिल में 4th नंबर पे था। अब यहाँ पे पर्सन को पता चलता है कि उसकी हाइपोथेसिस जो थी, जो उसने हाइपोथेसिस बनाई थी, वो वो रिजेक्ट हुई है या फिर ट्रू है। क्या है भाई, क्या वो रिजेक्ट हुई है या वो ट्रू है।
ये बात उसे यही पता चलती है जब वो अपने रिसर्च कंक्लूजन को रिवाइज करने लगता है। अगर वो ट्रू है तो मतलब हम रिजल्ट पर पहुंच गए, ठीक है। इफ द हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड देन द एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस थ्योरी इज कंफर्म, मतलब जो हम लोग लेकर चले थे अजम्पशन वो ट्रू निकला। लेकिन अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है तो रिसर्चर क्या करेगा, रिवाइज करेगा, बदलाव करेगा, चेंजेस करेगा कि जो मैंने लिया था वो तो हुआ नहीं, तो क्या निकला, अब उसमें मुझे उसके हिसाब से मुझे अपनी थ्योरी में चेंजेस करने पड़ेंगे, या फिर मुझे अभी भी डाउट है, मैं दोबारा उसको रिसर्च को करके देखूंगा। तो जो भी करेगा उसके फिलहाल उसकी बात की बात हो गई, लेकिन वो नया डेटा नए कंक्लूजन निकालेगा और ये वो साइकिल जो थी ना वो गोल गोल चलती रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि रिसर्च एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये आज हमने दो टॉपिक पढ़े यहाँ पे, जिसमें हमने ये समझा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ये दो टॉपिक, एक तो स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, और उससे पहले हमने गोल्स को पढ़ा। और ये नोट्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर रिसीव करिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से आपके लिए सब नोट्स बना रही हूँ, तो आई वुड वांट यू कि आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। और क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आज हमारा चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो गया था, एक्सप्लेनेशन वो होगा भी क्योंकि चैप्टर 2 में टॉपिक ही ऐसे हैं जो आपको एकदम फास्ट, एकदम कोरे कोरे ऊपरी सिरे से नहीं पढ़ाया जा सकते, और मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाती हूँ। ओके, तो चलिए अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।